देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। बहरानों से घिरी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वजीर आजम साबिक इमरान खान साहब मुसलसल सड़कों पर पावर शो करके अपनी मकबूलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। कल यानी इतवार की रात इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। लोगों की इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहरीन से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में मजीद इंतशार होगा। क्या कहना था उनका, पहले वो सुन लेते हैं। सारी कौम ने मिलकर हमने जद्दोजहद करनी है। आपने सब ने तैयारी करनी है। मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे। और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस अगर ना हुए मजीद और इंतशार होगा। सवाल ये है कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान का तर्ज सियासत मुल्क में मजीद सियासी कशीदगी के लिए हमवार राह कर देगा? क्या मुल्क इस वक्त किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल हो सकता है? अगर सियासी इंतशार फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मखलूद हुकूमत बनने के बाद आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन हुकूमत में बैठे दूसरी तरफ अरकान को करप्शन केसेस के हवाले से रिलीफ मिलते ही चले जा रहे हैं। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल केसेस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इन लोगों का हुकूमत में आने का मकसद फकत अपने केसेस में रिलीफ पाने के लिए था? दूसरी जानिब महंगाई के इस शोर के बीच पाकिस्तानियों को एक अच्छी खबर भी मिली है। 13 से 17 जून तक जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का मुकम्मल तौर पर पुरुम्मीद था, मगर फिलहाल ऐसा ना हो सका। ताहम खुशी इस बात की है कि अक्टूबर माह में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि फेटिफ के सदर ने पाकिस्तान के हवाले से फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मदद पर नजर रखने वाले इदारे का कहना था कि उनकी टीम रवां साल अक्टूबर में मुल्क का दौरा करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला किया जाएगा। चूंकि पाकिस्तान इस वक्त फेटिव की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब आ चुका है, मुल्क में इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। इसका सेहरा किस हुकूमत के सर जाएगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फाइनेंशियल टास्क फोर्स के तरफ से पाकिस्तान के लिए मुकम्मल शराइत पूरी करने में कामयाबी पर सिविल और फौजी क़यादत को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को फेटिफ की ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए उनकी तरफ से की गई कोशिशों को भी सराहा। मौजूदा हुकूमत की अजीब मंतक समझ से बालातर है कि बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार साबका हुकूमत को ठहराते हैं और फेटिफ में पाकिस्तान की कामयाबी की मुबारकबाद की हकदार मौजूदा हुकूमत को कहते हैं। तहरीक इंसाफ ने फेटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मौजूदा हुकूमत के अरकान जब ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत फेटिफ की शराइत तक नहीं बता रही, जबकि फेटिफ के बिल की आड़ में बाकी बिल असेंबली से मंजूर करवाए जा रहे हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। बार बार इस बात पर उनका जोर था। शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि साबिक वजीर आजम भी रहे हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवा देते हैं। जरूरत है। आज तक तो ये हुकूमत डिफाइन नहीं कर सकी कि फेटिफ को पूरा करने के लिए कौन से बिल्स उनको पास करने हैं, ये हमें नहीं बता सकते। यानी आप अभी भी अब तैयार हैं हुकूमत के साथ बैठने को या नहीं है तैयार? हम पार्लिमान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के मुफाद में हर चीज के लिए बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम फेटिफ या किसी और नेशनल कंसर्न की आड़ में गलत काम करने को तैयार नहीं है। बिल्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, मुल्क के मुफाद। सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत के अरकान फेटिफ की शराइत तक से लाइल्म थे, तो उन्होंने कैसे मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश की और उसका क्रेडिट भी अपने सर लिया, जबकि ये बात सबको ही याद भी है और अब
कमोबेश हर एक जगह पे डिस्कस भी हो रही है कि किस तरह से माजी की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक तरफ उन्होंने मिलकर अस्करी क़यादत के साथ एक पेज पर होकर तमाम तर जो फेटिफ के हवाले से खदशात और जो तरमीम लेकर आनी थी उस हवाले से भरपूर सरतोड़ जोड़ कोशिशें की, जिसके बाद अब ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस सब पे बात करेंगे जी। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे, सबसे पहले जी मौजूद है अमजद अली नियाज़ी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ से जी। साथ ही मौजूद है अमीर मकाम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। सेंटर निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूँगी। और सबसे पहले जी अमजद अली नियाज़ी साहब की तरफ जाऊँगी। अमजद अली नियाज़ी साहब, एक तरफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ महंगाई जो कि बढ़ती ही जा रही है, कहीं जाके रुक नहीं रही है। इस सारे तसलसल के अंदर जो ये महंगाई और जो एहतजाज का मामला सामने आ रहा है, इलेक्शंस नहीं होते अगर जो मुतालबा आपका है, तो फिर आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी फर्दर आगे प्लान की गई है अब तक? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जी हेलो जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए जी। जी, अपना सवाल, आपका सवाल थोड़ा रिपीट करें क्योंकि मैं अमजद अली साहब आपसे एहतजाज के हवाले से पूछ रही थी कि एक तो एहतजाज कल दिया, वो तो हमने सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और वो कहीं रुक नहीं रही। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के जैसे कि आप चाहते हैं कि फौरन हो जाए, अगर वो फौरन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो, तो फिर क्या स्ट्रेटजी नेक्स्ट बनाई है अब तक सोफार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। देखें, रात को जैसे आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान जो है वो रोडों पे था, हर करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर जो है वो लोग बाहर थे। और ना सिर्फ उन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया, बल्कि अवाम ने ये साबित किया कि हम इस महंगाई से तंग आ चुके हैं। और जो हालात हैं आपके सामने इस वक्त मुल्क के अंदर, जो मसाइल हैं, एक तो सियासी अदम इस्तेकाम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और दूसरी तरफ मईशत के हवाले से भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि फैसला साजी जो है वो इनके पास रही नहीं है। और इंटरनेशनल जितनी भी जो डोनर एजेंसीज हैं, जो एग्रीमेंट करने वाले मईशत के हवाले से जो इदारे हैं, वो समझते हैं कि इनके पास एक तो पॉलिटिकल विल और विश नहीं है, और दूसरा आप देखें कि जिस तरीके के साथ डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपए नीचे जा रहा है, और आपने देखा होगा कि इवन मूडीज ने बैंक्स हो गए, इदारे हो गए, और उन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव में उन्होंने जो है हमें डाल दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ लेके जा रही मईशत के हवाले से। और जैसा मैंने पहले कहा कि सियासी तौर पे भी इस्तेकाम नहीं है। तो इस हालात में हम डे वन से ये कह रहे हैं, जब तहरीक अदम इत्तेमाद आई थी और उसके बाद भी लोग जिस तरीके के साथ बाहर निकले, तो हमने कहा कि इसका वाहिद हल एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन। देखो, इलेक्शन हल नहीं है, इसका वाहिद हल है कि इस दफा जैसे हम समझते हैं कि अब लोगों को फैसला जो है उनका उनके हक पे डाका ना डाला जाए, उनके मैंडेट को चोरी ना किया जाए, चाहे किसी भी पार्टी का है। तो हम समझते हैं कि ये अब मैनिपुलेशन खत्म हो जानी चाहिए, बल्कि हमें अब इस्तेकाम की तरफ आना चाहिए, और उसका हल भी एक ही है कि ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन कराए जाए और ऐसा सिस्टम लाया जाए ताकि लोग समझे कि हमारी वाकई नुमाइंदा पार्लियामेंट है, और जो पार्लियामान के अंदर नुमाइंदे हैं वो हमारी बात कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पॉलिसीज लेके आए। इसके अलावा मुझे कोई पाकिस्तान से बाहर कोई मुझे बता दे कि हल है, तो इस वक्त तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बात वही आके जाती है कि ये ऑर्गेनिक तरीके के साथ। अमजद साहब, एक चीज है जो आप बात कर रहे हैं बार बार, ठीक है, आप उस वक्त से जब से रिजीम चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसके ऊपर आपका यही मौकिफ है कि एक इलेक्शन हो जाने चाहिए फौरन से बेशतर, लेकिन अब सवाल ये कि हुकूमत भी तो ये बात माने। हुकूमत में बैठी 13 जमातों में से कोई भी शख्स इस बात के लिए तस्लीम नहीं कर रहा, इस बात को कि जी फौरन से बेशतर इलेक्शन कराए जाए। देखिए, आज भी अगर आप रिदा देखें कि MQM की जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ गिले शिकवे जो है वो आ रहे थे, मैंने देखा मीडिया के अंदर भी
अच्छा, अब बात ये है कि ये सारी चीजें हैं, हम यही जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये भानमती का कुंभ है, इनमें फैसला साजी नहीं है। और कभी भी कोलिशन जो इस तरीके के साथ कभी भी मफादात से बनाए गए हों या एनआरओ के लिए बनाए गए हों, वो मुल्क की खिदमत नहीं करे, वो अपने सिर्फ केसेस को FIA को इफेक्टिव नहीं होने दे रहे। नए कवानीन आपने देखे कि उन्होंने क्या किया। तो मकसद बुनियादी तौर पे है कि ये अपने आप को बचा रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी को नहीं बचा रहे। ओके, जब मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं ला रहे। अच्छा बड़ी साफ सी बात है। ठीक है, ये पर्टिनेंट पॉइंट आ गया कि जी मुल्क में इस्तेहकाम आप समझते हैं कि नहीं है और सिर्फ अपने केसेस के लिए हो रहा है, मुल्क को नहीं बचाया जा रहा। निसार खोड़ो साहब की तरफ जाऊंगी। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेहरबानी। अच्छा निसार खोड़ो साहब, अच्छा मैं यही सवाल आपसे भी मेरा है सेम, जो ये वैसे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, एक तरफ तो एहतजाज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कल भी किया गया और अभी भी यही अमजद नियाजी साहब यही बात कर रहे हैं कि जी इस्तेहकाम नहीं है, अपने केसेस में रिलीफ लिया जा रहा है। और उसकी मिसाल चूंकि आज जो हुआ आशियाना रमज़ान शुगर मिल केसेस में वज़ीर आज़म की मुस्तकिल हाजिरी की और माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की गई, तो इस तनाजुर में अब मौजूदा अपोजिशन, क्योंकि एक ही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बार बार यही कह रही है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का को बेस बना के जिस बात के लिए आप लोग गवर्नमेंट में आए थे, 13 जमातों की मखलूत गवर्नमेंट ये बनी, तो उसमें अभी तक अवाम को रिलीफ देने में नाकामी नजर आ रही है। ये कहना है जी ऑपोजिशन का। तो अब आप लोग सो फार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे बात है हल्कों की सियासत सबने करनी है, आगे जनरल इलेक्शंस भी आने। कर लिए आपने 2-4 सवाल कर लिए। जी 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 जी। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को अगर पेशी पर हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है तो ये कोर्ट का अख्तियार है और कोई नई बात नहीं है, होता रहता है। और जो भी इस तरह के लोग हैं वो अपने मारूजात वहाँ कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट आजाद है। कोर्ट आजाद है तो किसी को कह सकती है कि आपको पेश होने की जरूरत नहीं है और केस आपका चलता रहेगा, थ्रू वकील आप पेश होते रहेंगे। ये कोई नई बात तो नहीं है कि जिसमें बैठ के कोई बहस करूं। रही और दूसरी क्या बात कही आपने? दूसरा जी महंगाई के हवाले से ऑपोजिशन के तहफ्फुज़ात हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ ठीक है ठीक है, देखिए बात सुने। पहले तो आप ये कबूल करें कि 3.5 साल इन्होंने गंद मचाया, भरपूर गंद मचाने के बाद जब रोड पे लोग निकले तो अपने आप को धोखा दिया या लोगों को धोखा दिया। आपने 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, 4 रुपए बिजली पे कम किया, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने ये सब कुछ कहा हुआ था IMF से कि हम पेट्रोल पे बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। पहले तो इसको कबूल करो ना, जिसके लिए मैं अक्सर कहता रहता हूं कि IMF का जो मुआहिदा है वो आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश किया था 3.5 साल? क्यों आवाम को इससे बेखबर रखा कि IMF के साथ क्या हम एग्री करके आए हैं? पहले तो उसका जवाब लेना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों से, इमरान खान साहब से, इस कंफ्यूज्ड लीडर से जो कभी इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देता है, कभी उनके मिन्नतें करता है, कभी कुछ करता है। बात करें वो कि 3.5 साल का पहले हिसाब दे, क्यों इतनी सब कुछ महंगाई की, क्यों लोगों को मजबूर किया कि रोडों पर आए, और उसके बाद जब वो नहीं रहता तो अब बैठ के कहता है कि ये 1.5 महीने में सब कुछ हो गया ठीक। 3.5 साल आपने गंद किया, उसको ठीक करने के लिए आप 2 महीने दोगे? तो हम कोशिश यही करेंगे, कोई हुकूमत अपने लिए तनकीद करवाना नहीं चाहती, ये यकीनन किसी न किसी मजबूरी के तहत किया गया हो। इसलिए कि अभी तक तुम जिससे शुरू हुए थे IMF वालों से, जो तुमने किया था मुआहिदा, वो भी अभी तक भरपूर होके आया नहीं, अभी वो भी टंगा हुआ है। आप फिर वही मजबूर हो, कभी करने पर, कभी कुछ करने पर, कभी कुछ करने पर। अपने दोस्तों को बैठ रहे हो, उनके साथ मिल रहे हो, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो कि इस्तवार हो जाए, हमारी कुछ दादरसी हो जाए, मुल्क में रहने का हम काबिल हो जाए। अक्सर श्रीलंका का बयान दिया जाता है कि जी श्रीलंका बन जाओगे, श्रीलंका बन जाओगे। ये पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा जब तक ज़राई मईशत है,
इससे पहले भी दुनिया में रिसेशन आई थी पीपुल्स पार्टी के जमाने में, और रिसेशन का हमने भरपूर मुकाबला किया था। वहां तो उस वक्त रिसेशन के होते हुए न सिर्फ हमने उसका मुकाबला किया, लेकिन नौकरियां तक भी दी। लोग ने अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर गए, दुबई में गाड़ियां रोड पे छोड़ के चले गए लोग। हमने उस वक्त भी मुकाबला किया था। तो हम कह रहे हैं कि जी हम जरूर इसका कुछ न कुछ मुदावा करेंगे कि लोगों की तकालीफ कम हो। सही। अच्छा निसार कोड़ा साहब, ठीक है, मैं अमजद अली नियाज़ी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। जो निसार कोड़ा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दावा करेंगे, जाहिर सी बात है अभी 2 महीने हुए हैं आए हुए, बट आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके चली है, जो चीजें आप लोग लेके चले, उसी का ये सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। रिदा, पहले मुझे ये बताया जाए कि हमसे पहले ये पीडीएम की जमातें जब खुद इख्तिदार में रही हैं, तो ये कितनी दफा जो है वो आईएमएफ के पास गई हैं? मुझे कोई बता दे। मेरे ख्याल हर दफा ये गए, 22 से ऊपर की मरतबा गए हैं, और 61 साल में ये जाते रहे हैं। अगर हम 3.5 साल अगर आईएमएफ के पास, हम तो इनका किया धरा, जो इन्होंने लोन्स लिए थे वो हमारे गले में आए ना, तो हमने इनके किए धरे को भुगता। लेकिन मैं जो कहने की बात है कि प्रेशर हम पे भी था कि जी आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन हमने नीचे की। हम आईएमएफ के आगे लेट नहीं गए थे। इनका एक ही एजेंडा है कि गुर्बत मुकाओ एजेंडा नहीं है, इनका है गरीब को मार दो, गरीब को लूट लो, हारी को लूट लो, किसान को लूट लो, मजदूर को लूट लो। आज मुझे बताएं कि आज इन्होंने किया क्या? आज लोग एक रोटी को, जो 2 वक्त की रोटी खाने वाले थे ना, आज उनको 1 रोटी के लाले पड़ गए। आज किसान जो है, देखे, आज वो खाद के लिए जो है क्राइसिस हमारे में भी आया था, लेकिन ऐसा क्राइसिस नहीं था कि उनको आज जो है वो यूरिया ना मिल सके। बात समझने की है। एक ये कि मैंने पहले कहा कि इनका एजेंडा को मईशत के हवाले से नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के हवाले से है, और मेरे ख्याल में इसके अलावा तो ये अभी तक कुछ इन्होंने किया ही नहीं है। मुझे बता दें। सही। अच्छा, फेटिव के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी। निसार कोड़ा साहब, फेटिव के हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। एक अच्छी खुशाइन खबर है कि जी ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा पाकिस्तान, और प्रोबेबली अक्टूबर में, जिस तरह से बताया गया है वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा की तरफ से, कि जी हम अक्टूबर तक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इससे बाहर निकल आएंगे, और पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। फेटिव के मामले में भी जिस वक्त ऑपोजिशन में आप लोग बैठे हुए थे, उस वक्त तो बहुत सारी मुखालफतें थी। अभी मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी शॉट चलाया, मैंने और भी दीगर लोगों के शॉट चलाए। अब इस पे भी एक नई बहस छिड़ गई है कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। तो क्या अगर महंगाई की सारी पॉलिसीज जो जिस वजह से जो माजी की हुकूमत ने इकोनॉमी पे ली, और आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो क्या फेटिव के हवाले से भी क्रेडिट माजी की हुकूमत को देना दुरुस्त है, या फिर मौजूदा हुकूमत को ही जाएगा? जी निसार खोड़ साहब। जी निसार खोड़ साहब, जी आपसे ही पूछा है। जी आपसे ही पूछा है। जी मैं गुजारिश करूं कि एफएटीएफ वाली जो बात है, जो 3 साल लगाए थे इमरान खान ने, उसमें फेल हुआ था ग्रे लिस्ट में से निकलने में। क्यों फेल हुआ था? कि उन्होंने हाफिज सईद के लिए कहा था वो तो हमारा हीरो है, जिसकी वजह से एफएटीएफ जो है उससे आप नहीं निकल सके, ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सके। अगर इस तरह के रवैये रखेंगे तो जाहिर है दुनिया तो पूछने वाली है ना। दहशतगर्दी की सरपरस्ती तो कभी भी कबूल नहीं करेगी दुनिया। आप दुनिया में रहते हैं, इसलिए अगर हमने बेहतर करने की कोशिश की है, सवार करने की कोशिश की है सूरत हाल को, तो बेहतर है। रही बात अभी जो पीटीआई के साथ कह रहे थे कि जी हम 2 रोटी के बजाय 1 रोटी कह रहे हैं, फलां की जगह यूं कह रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूं, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। यही बातें आप करते थे, 3 साल मुसलसल ये बातें करते रहे। 3 साल ये रोटी की बात, फलां की बात आप कहते रहे। साइकिल पे घूमो, पेट्रोल खरीद मत करो, रोटियां 2 खा रहे हो तो 1 खाओ, ये आप करते रहे पीटीआई वाले साहब। इसलिए मैं कहता हूं हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। बात यह है कि कोई हुकूमत नहीं चाहेगी एक्सेप्ट फॉर इमरान खान। इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं आईएमएफ से जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। क्यों कहा था? जब उसको पता था कि आईएमएफ के बगैर इसका गुजारा नहीं होगा, तो बड़ा क्यों मारी थी? हमारा हौसला क्यों बढ़ाया था? फिर वहीं जाके गिर क्यों गया?
सही। अच्छा चलिए ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं इसी पे जी अमजद आपकी तरफ आ रही हूँ। अमजद मैं आपकी तरफ एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, बहुत देर से कहा जा रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है जिसको मैंने लेना जरूरी है, उसके बाद वापस आ रही हूँ, फिर आप ही की तरफ आऊंगी। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और अमजद अली नियाजी साहब की तरफ जाऊंगी। जी अमजद साहब से भी फैटफ के मामले पे बात करूंगी। निसार खोड़ साहब का मौकिफ आ गया था। जी अमजद अली नियाजी साहब, आप फैटफ के हवाले से कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल रिदा, मैं इन सारे मुजाहिदों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको वो क्लिप याद हो जब फैटफ के बिल आए थे सब नेशनल असेंबली के, तो सबसे बड़ी मुखालफत कौन का, ये पीडीएम कर रही थी। जब मुश्तरका इजलास हुआ था तो उसमें यही पीडीएम थी ना, जो इन्होंने पीडीएम के अगेंस्ट वोट दिया था। आज मुझे हैरानगी है कि ये क्रेडिट लेने के चक्कर में 3.5 साल मेहनत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब ने की, आज ये मुफ्त में क्रेडिट लेना चाहते हैं। और कौम को भी पता है कि इन्होंने क्या किया है मुल्क के साथ। ये मुखलिस होते उस वक्त, ये एनआरओ उस वक्त भी ये लेना चाहते थे। और आपको याद हो 34 इन्होंने तरामीम जो है वो नैब की कवानीन में हमें पकड़ा दी थी कि हम तब आपकी हमायत करते हैं, यानी कि फैटफ की हमायत करते हैं जब अब आप हमें इसमें रिलीफ दें नैब कवानीन में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, गवर्नमेंट ने उस वक्त की इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो मुल्क के लिए खड़े हैं, हम इन दबाव में नहीं आते। और हमने इनकी तरामीम पार्लियामेंट के अंदर थ्रू मेंबरान जो है वो रिजेक्ट हुई थी और फैटफ के बिल पास हुए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पॉइंट तक आ गए हैं कि हम ग्रे रेट से निकलने वाले हैं, ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, क्योंकि लास्ट उनकी जो यहाँ पे विजिट है। क्योंकि ये 3.5 साल जितनी हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट है कि आज पाकिस्तान, देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो कौन से अवामिल थे कि हमें निकाला गया। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है, हुकूमतें भी चेंज होती हैं, लेकिन आज हुकूमत को चेंज किया गया है बैरूनी आकाओं की, और यहाँ पे कुटपुतलियों ने किया है। इनकी मतलब आप इनका, मैंने पहले कहा कि ये तो अपने मफादात के लिए अपनी जो है वो कर रहे हैं कि कहीं किसी ने शहर महल बचाना है तो किसी ने ईवान फील्ड के फ्लैट्स को बचाना, जो कहते थे कि हमारे तो, कोई कहता था कि हमारे तो पाकिस्तान बरतानिया के पाकिस्तान में भी कोई एसेट्स नहीं है। आज तो दुनिया के हर हिस्से से इनके एसेट्स निकल रहे हैं। इन्होंने अपनी अशराफिया ने तो अपनी अपनी जायदादें बनाई हैं। और पीडीएम के जितने भी लोग हैं, किसी ने डीजल की परमिट ली है, किसी ने क्या है लिया है, मुझे बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया, कोई बता दे, कोई खिदमत इनकी अपनी बता दें जो मौजूदा इनकी क्या है। सही। अच्छा सेंटर साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब खोड़ो साहब, जो सवाल अभी अमजद अली नियाज़ी साहब करें वो आपके सामने फैटफ के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी 24 तरामीम नैब कवानीन के आपने दे दिए थे, आप तो राजी नहीं थे बैठने के लिए फैटफ के ऊपर, और आज आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, एक तो ये फैटफ का मामला तो है ही, अब हम ये भी देख रहे हैं कि अगेन एक आईनी और जो सियासी बहरान है वो इस हवाले से भी अब आ रहा है, क्योंकि सदर मुमलिकत ने आज भी एक काम ये किया है कि जी कौमी एहतिसाब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है। तो अब इस सारी सूरत हाल में कैसे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो आप लोग अपनाएंगे? मैं अर्ज करूं? जी 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 आप ही से कह रही हूँ। देखिए बात सुने, मैं फिर भी मौजूबाना अर्ज कर रहा हूं पीटीआई के दोस्त के साथ कि खुदा के वास्ते ये क्रेडिट लेने में मत पड़ो। मैं हिना रब्बानी खर साहबा की स्टेटमेंट को बहुत बेहतर समझता हूं कि उसने कहा न मेरी कामयाबी न उनकी कामयाबी, ये रियासत की कामयाबी समझी जाए। अगर पाकिस्तान की रियासत को कुछ कामयाबी मिल रही है कि उनको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है, तो लेट अस प्रेज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने आप को बैठ के प्रेज करूं, वो अपने आप को बैठ के प्रेज करूं। मेरा हमला ये होगा कि 3 साल में क्यों नहीं गया, मैं अपने लिए कहूंगा देखा हमने 2 महीने में कर दिया। अरे भाई पाकिस्तान की बात करो, अपने स्टेट की बात करो, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछी आपने सर? प्रेसिडेंट साहब का इनकार करना। आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि अगर कौमी असेंबली कोई बिल पास करती है
और वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट साहब को अप्रूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिवर्स करके वापस रिटर्न कर सकते हैं कुछ अपने कंडीशंस लगा के, कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के। ये हो गया ऑर्डिनेंस। ये अभी तक जो नैब का ऑर्डिनेंस कहलाता है उस पे उन्होंने ये लिख दिया, इलेक्शन रूल पे भी उसने कुछ लिख दिया, वापस भेजा गया। हमने सेनेट और कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास बुलाया और उन दोनों बिल पर कमेटियां भी बैठी होंगी, सब कुछ भी किया होगा, सोच समझ के उनके फेवर में उसी तरह से वोट दिया जैसे पहले दिया था। उसके बाद आइन में लिखा हुआ है कि आप प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे और वो 10 दिन में दस्तखत करने का पाबंद है, और अगर दस्तखत नहीं करता तो वो कानून लागू हो जाएगा। उसको वापस नहीं कर सकता प्रेसिडेंट साहब फिर से, वो कानून लागू हो जाता है। आइन में ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट साहब अपनी शिकायतें लिख सकते हैं, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी जगह पे दे। लेकिन अब कानून लागू हो गया, नैब के लिए हो या इलेक्शन के लिए हो, वो 10 दिन के अंदर अगर उसने सिग्नेचर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो लागू हो जाता है। ये आइन की लिखी हुई पोजीशन है, ठीक है। असेंबली के मेंबरान ने फैसला किया कि इस तरह से होना चाहिए। मैं अगर बैठ के आपस में बैठे बात करते हैं, अब ये जो ओवरसीज वोटर्स की बात, कोर्ट ने क्या कहा, कोई अगर ड्यूअल नेशनल है तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। आप सुन रही हैं मेरा आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। कोर्ट ने कहा कि कोई ड्यूअल नेशनल है तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वफादारी उस मुल्क के साथ हो जाती है जिसका वो नेशनल बनता है, और फिर वोट देने के लिए उनको हक दे दो। ये तो कंट्राडिक्शन हुई। वोट दे सकता है तो वोट ले भी सकता है, या तो कोर्ट उस अपने फैसले को वापस करे और फिर उसके बाद पाकिस्तान फैसला करे। कोर्ट का फैसला यूं का त्यों है, लेकिन मैं इसको कंट्राडिक्शन समझता हूं। मैं ऐसे ही इसको कंट्राडिक्शन समझता हूं जैसे यहां था कि जी जो बीए पास है वो वोट ले सकता है, जो बीए पास नहीं है वो सिर्फ गुलाम है, वो वोट दे सकता है। ये मैं इस चीज को नहीं मानता। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि कंट्राडिक्टरी बात नहीं होनी चाहिए कि जी तुम इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते लेकिन वोट दे सकते हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसको सीधा करना चाहिए था। अभी कोर्ट ने उसको सीधा करना चाहिए अगर वो मुनासिब समझे तो। नहीं तो जो पास किया है असेंबली ने, जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की है, उस लिहाज से वो मजाज है इस वोटिंग करने के लिए, इस फैसले को पास करने के लिए। ईवीएम के लिए मैं और आप हमेशा कहते रहते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेट फ्रेंडली मुल्क नहीं है, नेट फ्रेंडली मुल्क नहीं है, और अगर उसमें कहीं कबात हो जाए, कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर भी हम तो वही रोना रोएंगे। मैं तो इलेक्शन को समझता हूं, एक पोलिंग स्टेशन को तुम महसूस करो, इलेक्शन फेयर हो जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन को आप महसूस करो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई बदमाशी नहीं करे, कोई किसी के साथ खयानत नहीं करे, जिसका जो मर्जी आए वोट देके चले जाए, वहीं गिनो, वहीं अनाउंस करो, और ये फाइनल रिजल्ट समझी जानी चाहिए। अगर इस तरह से कर सकते हो तो इलेक्शन फेयर हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से मानता हूं। सही। अमजद अली नियाजी साहब, सेनेटर निसार खोड़ो साहब जो कह रहे हैं, और खास तौर पे ये सदर मुमलिकत ने जो एहतसाब तरमीम बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया उनका, वो तो फिर अब लागू हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खातिर खा। और दूसरी तरफ जो ओवरसीज वाले हवाले से और ईवीएम के हवाले से जो खदशात वो जाहिर कर रहे हैं, चूंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया था, इस पर आपकी क्या राय है? जी अमजद साहब। अमजद अली साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है रिदा? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैंने कहा रिदा, पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान को हम बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? हम जो ये कवानीन उन्होंने, मैं समझता हूँ जो रबड़ स्टैंप बना दिए है नेशनल असेंबली को, बल्कि मकबूजा बना दी है, जिसका अपोजिशन लीडर लोटा, जिसका चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी लोटा, इन लोटों के साथ तो ये नेशनल असेंबली चला रहे हैं। उसको तो इन्होंने जो पार्लियामेंट कहते थे कि जी सावरन है और उसके नीचे जो है वो विल और विश के नतीजे में पार्लियामेंट अपने फैसले करेगी अवाम के मुतालिक। ये तो अपने फैसले कर रहे हैं अपने केसेस। मैंने पहले कहा कि ये
सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मफादात के लिए आए हैं, और मफादात को पूरा करने के लिए अगर ये कवानीन, अगर कोई भी, मैं समझता हूँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जितने भी जो थिंक टैंक हैं, उनके पास ले जाए, कोई मुझे बता दे फिर अगर ये कवानीन पास हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद मुझे बताएं कि फिर आप जो छोटे छोटे जो क्लर्क को पकड़े बैठे हैं, आप जो जेलों में पड़े हैं या उनके ऊपर जुर्माने हुए पड़े हैं, जो नौकरियों से फारिग हैं, उनका क्या कसूर है जो अरबों रुपए वाले छूट जाए और हजारों वाले पकड़े हुए हैं? ये मुझे कोई बता दे। मेरे भाई निसार साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, निसार साहब कुछ कह रहे हैं, उनका दे दीजिए जी आवाज। सर मैं ये कह रहा हूँ जी जी, कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें उनके लिए बेहद एहतराम है। जब पाकिस्तान में पहली दफा हर शख्स को पासपोर्ट बना के दिया गया, जब CNIC कार्ड बना के दिया गया, तो ये रास्ते खुले और लोगों ने बैरून मुल्क जाकर भी अपने आप को बसा लिया। ये पासपोर्ट भी भुट्टो साहब के जमाने में शुरू हुआ था और CNIC कार्ड भी भुट्टो साहब के जमाने में शुरू हुआ था, और ये बहुत से दोस्त गए और बहुत से लोगों ने अपने घरों को संभाला। अपने घरों को संभालते हैं, वो पाकिस्तान की स्टेट बैंक को पैसे नहीं भेजते, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं, थ्रू डॉलर भेजते हैं और यहां मिलता है, और वो वहां उनके घर वालों को पैसे मिलते हैं सर, स्टेट को पैसे नहीं मिलते। ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो जो घर वालों को भेजते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस पे ये मेरी थोड़ी सी एक खदशा है, जो कंट्राडिक्शन बनती है कि वोट सिर्फ दे सकते हो और ले नहीं सकते हो। ये गलत बात है। ये वो जमाना नहीं है कि जी तुम लैंड रेवेन्यू भरोगे तो तुम इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, बाकी सारे जो है वो हाफ ह्यूमन है और वो सिर्फ वोट देने के लिए गुलाम है। हमने इस चीज को तोड़ा, हमने हर एक चीज को कहा 1 मैन 1 वोट जो पाकिस्तान में रहता है, और उसके बाद अगर कहीं दूसरे मुल्क का नेशनल बन जाता है तो कोर्ट ने कहा कि भाई उनको यहां खड़े होने का हक नहीं है। सही। अच्छा, लेकिन इसमें निसार खुड़ो साहब एक चीज तो इसमें, लेकिन और रही बात दूसरी कि जो मैंने प्रेसिडेंट साहब के लिए कहा, जो मैंने दूसरी बातों के लिए कहा, उसलिए तो उसका तो मुझे कुछ जवाब मिला नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं मैं सही हूं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिक्र ले आए, कुछ और चीजों का जिक्र ले आए, भले करते रहते, लेकिन मैं कह रहा हूं एक चीज, आप सुन ले मेरी बात जी। अगर PTI सेनेट में आती है तो कौमी असेंबली में क्यों नहीं आ रही? अगर सेनेट के हाउस में आके वो शोर मचा सकती है तो भले आओ, कौमी असेंबली में आके शोर मचाओ। हम भी तो आपकी बातें सुनते थे ना, हमारी बातें आप भी सुनो। अपोजिशन आपने इज्जत नहीं की असेंबली की। जनरल मुशर्रफ जैसा बंदा कोई असेंबली तोड़ दे तो फिर भी मानता हूं। इमरान खान जो अपने आप को इलेक्टेड कहता था, उसने असेंबली तोड़ दी। ये अवाम के साथ कौन सी वफा है? ये अवाम की बेइज्जती नहीं है क्या? हमने कब कहा था कि न्यू बैठ के करो? हमने तो कहा बात तुम्हारे खिलाफ लोग हो गए, इसे इलेक्शन कराओ, बैठो हमारे साथ और इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। लेकिन चलो, उसने अपनी बेइज्जती होते हुए देखी, उसने उठा के असेंबली को तोड़ दिया। ये कोई जमहूरी आदमी करता है? ये तो मुशर्रफ का साथी कर सकता है, जमहूरी आदमी नहीं कर सकता। सही। अच्छा सेंटर साहब, एक चीज इसमें जो आपने बात की अभी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जो आपके खदशात हैं, जो आपने उसको क्लियर वर्ड एक्सप्लेन किया डिटेल में कि जी कोर्ट का भी उस पर फैसला, लेकिन जो EVM की बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चूंकि हम हर दफा सुनते हैं अपने मुल्क के अंदर और काफी अर्से सुन रहे हैं कि जी हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, तो क्या हम EVM के इस्तेमाल से नहीं करा सकते थे वोटिंग, और क्या हम नहीं जा सकते नई चीजों पे? मोहतरमा, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को तहफुजात थे, इलेक्शन कमीशन ने भी तहफुजात जाहिर किए थे कि हमारा मुल्क जो है इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ही अवाम को धोखा दिया था जब RTS सिस्टम अनाउंस करके आखिर में कहा कि हमारा फेल हो गया। RTS सिस्टम को फेल करने वाली इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी अपने तहफुजात दिखा सकती है। ये तो सवाल है ना, RTS कहां से आई थी? मैंने कहा था कि RTS करो, हमने नहीं कहा था, उन्होंने खुद से अनाउंस किया और खुद ही उन्होंने कह दिया कि हमारा सिस्टम फेल हो गया। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो जाए और फिर कहें कि जी EVM भी फेल हो गई, तो फिर हम कहां जाएंगे?
सही, ओके। हेलो। जी जी जी, ठीक है सेंटर साहब। अमजद अली न्याजी साहब, जो बातें निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं वो काफी सारे पर्टिनेंट पॉइंट्स है जो कि वो उठा रहे हैं, रेज अप कर रहे हैं, इनके जवाब दे दें जी। सब जवाब देते रहे। देखिए, ये अपनी मतलब की जो बातें हैं वो तो गढ़ लेते हैं। मुझे इसमें बताएं कि पाकिस्तान के मफाद कहाँ खड़े हैं। कोई पाकिस्तान का मफाद बता दे जिसके नतीजे में पाकिस्तान आगे की तरफ मूव कर सके। कोई अमली ठोस तजावीज या जिन पे अमल किया गया वो बता दें तो यह है। तो जी 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 अमजद साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। तो मैंने कहा कि मैंने कहा कोई ठोस तजावीज हैं तो बताएं। निसार साहब कुछ कह रहे हैं। इंडिया से सोचा गया था कि वहां से ले मशीनें, उनका तजुर्बा क्या कहता है। हम दूसरे तजुर्बों से देखें, ये फिनलैंड में शुरू हुआ, वहां फेल हुआ। उसके साथ और भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शुरू हुआ, वहां फेल हुआ। हमसे आगे हैं, हमसे तरक्की याफ्ता लोग हैं, लेकिन वहां भी ये ईवीएम का सिस्टम फेल हो गया। हमें खदशात तो रहेंगे ना। हम इसी इलेक्शन के वोट पर तो मरते हैं और जीते हैं। हमें पता है कि हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम लाइनें लगाते हैं, वोट देने के लिए जागते हैं। रिता, ये खुद जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, इससे पहले जब ये आपस में मौका की पॉलिटिक्स करते थे तो वो कहता है उसने इलेक्शन चोरी कर लिया, फिर दूसरी कहती थी कि उसने चोरी कर लिया। हमने तो इसलिए कहा कि हम ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिसमें सब मुतमईन हो सके। इन्होंने सिर्फ एक काम जरूर किया है, ओवरसीज के पैसे में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ओवरसीज को वोट देना हमें अच्छा नहीं लगता। हम उन्हें सिर्फ अपना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक रखते हैं कि जी अभी उनका हक वोट देने का हमने छीन लिया है। तो क्या कौन सी खिदमत की है इन्होंने। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम तभी आ सकता है जब साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन नहीं चाहिए, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए बस। मेरी बात का अगर जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोर्ट ने कहा ड्यूल नेशनल खड़े नहीं हो सकते, ये हकीकत है या नहीं? वोट तो दे सकते हैं ना सर जी। आप कोर्ट के फैसले को याद रख के कहें कि जी उन्होंने कहा है या नहीं। अगर वोट देने से तो मना नहीं किया ना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो उससे हम सीरियसली सोच भी सकें। अगर कोर्ट कहेगी भी नहीं ड्यूल नेशनल भी खड़ा हो सकता है, फिर तो ठीक है, वो खड़े भी होंगे, वोट की बात मिल भी सकेंगे। सही, अच्छा चले ये एक हो गई। अच्छा निसार साहब, आप बता दें, वो जैसे कि कह रहे हैं कि जी कोई रिफॉर्म फिर आप बता दें या कोई आप बता दें कि ट्रांसपेरेंसी का जो निजाम है, क्योंकि जो इलेक्शन में जाता है, अब इलेक्शंस होंगे, जन इलेक्शन जब भी होते हैं। मैं गुजारिश करूं जी जी जी। देखिए, इलेक्शन में अक्सर इलेक्शन कमीशन हो जाता है सारी चीजों का जिम्मेदार जी। ऑफिसर भी उनके कहने पे होते हैं और जुडिशरी से भी मदद लेते हैं। जुडिशरी वो जो आजाद है, रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी का हो जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह के हो जाते हैं। जो नफरी होती है वो यकीनन टीचर कम्युनिटी होती है और दूसरी कम्युनिटी होती है जहां उनकी ड्यूटियां लगती हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि खुदा के वास्ते इतनी इलेक्शन करवाई है, एक पोलिंग स्टेशन को महसूस करने के तरीके सोचो और आपकी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि पोलिंग स्टेशन में बदमाशी नहीं होगी। सही। अमजद अली न्याजी साहब, कोई जरूरत नहीं है आर्मी के अंदर खड़े होने की, कोई जरूरत नहीं। आर्मी खड़ी हो सकती है, बाहर खड़ी हो सकती है कि अमन अमान ठीक रखे, पुलिस खड़ी हो सकती है, रेंजर खड़ी हो सकती है अपनी जगह पे। अंदर वोटर को आजादी होनी चाहिए, एजेंट वहां बैठे हुए हों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको काट के पर्ची दे, पर्ची डालें, वापस डब्बे में आए, डब्बे सबके सामने खुले, जो रिजल्ट हो वहां लिखा जाए, लिखकर उसको अनाउंस किया जाए। ये वो फाइनल रिजल्ट मेरी नजर में होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर कंसोलिडेटेड रिजल्ट अनाउंस करता था किसी जमाने में। हम तो कह चुके हैं कि ये मौजूदा जो ये इमरान खान साहब है ना, उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि बार इलेक्शन थी 1970 में वो ट्रांसपेरेंट वाकई थी, जहाँ पे वोटर आजादाना तरीके के साथ अपना। देखिए, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा कि 70 वाली इलेक्शन। एक सेकंड अमजद साहब, एक सेकंड। जी जी जी, सही निसार खोड़ साहब। अच्छा निसार जी, निसार खोड़ साहब
सही है। वो निजाम अपना लो ना जो भुट्टो साहब। ठीक 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 जी। अमजद साहब आप क्या कह रहे हैं, अब बोलिए, क्योंकि एक साथ बोल रहे थे तो आवाज नहीं आती। जी ये जो इलेक्शन कमीशन है, हम तो कहते हैं ये तो बी टीम है, सही, और मुस्लिम पीडीएम की या मुस्लिम लीग नून की। हम इसीलिए कहते हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे जो आईने पाकिस्तान हक देता है वोटर को, ताकि वो अपना वोट जो है वो आजादाना तरीके के साथ इस्तेमाल कर सके। मैं भी वही कह रहा हूँ, यही तो हम कह रहे हैं कि जो भी उन नुमाइंदे हो वो पब्लिक के नुमाइंदे हो, चाहे इलेक्शन से पहले की जो मैनेज की गई चीजें हो उसके भी हम अगेंस्ट तो मैं भी यही कह रहा हूँ, और फिर ड्यूरिंग इलेक्शन डे के ऊपर जो चीजें मैनेज की जाती हैं वो भी हमें नाकाबिले कबूल है। सही, ठीक। मैंने यही अर्ज किया कि अगर भुट्टो साहब के इलेक्शन को फ्री और फेयर मानते हैं तो जो उस वक्त निजाम था वो लगाओ। सही, ठीक है जी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हर पार्टी चाह रही है कि हो, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, मजीद इस पे फर्दर आगे भी डिबेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोर साहब आपका और अमजद अली नियाज़ी साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमने आज दावत दी थी अमीर मकाम साहब को भी मुस्लिम लीग नून से, वो डिबेट में शामिल नहीं हो सके। तीनों जमातों के कोशिश यही रही थी कि जी मौक़िफ़ को आपके सामने रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जनरल इलेक्शन भी होंगे आगे और चीज़ें उसकी तरफ जाएंगी, चाहे करीब होने हैं या फिर थोड़े टाइम के बाद होंगे, लेकिन होंगे, और उस पर सबका मुत्तफिक होना और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मुल्क के अंदर, और इसी पे आगे भी मजीद बहस होगी मुल्क के अंदर। बहरहाल इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान।